एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और जिसके अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में भी जुड़ने हैं, इसलिए अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु जो निर्धारित मॉडल पेपर है, अर्थात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ इसी तरीके से आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्नों को पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको मॉडल पेपर के आधार पर समझाना चाहता हूं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने हैं। एक आधार देना चाहता हूं, बिल्कुल सेम प्रश्न इसी मॉडल पेपर से होंगे यह कहना सरासर अनुचित होगा, लेकिन कुछ एक आध प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए भी फंस सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, और पूर्णांक कितने अंकों का होगा? 70 अंकों का पूर्णांक होगा प्रश्न पत्र का। और यहां पर आप देख सकते हैं निर्देश में लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न संख्या 1 का के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, कोई एक कथन सत्य है, उसी को पहचान कर लिखना है, जिसके लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 1 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यहां पर 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको किसी एक के लेखक का नाम लिखना है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न 1 गा के अंतर्गत पूछा गया है, शुक्ल युग की कोई एक प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति पूछा जाए अथवा विशेषता पूछा जाए, दोनों एक ही चीज हैं। और जब आपसे कोई एक प्रवृत्ति पूछेगा या विशेषता पूछेगा तो वह प्रश्न होगा 1 नंबर का। यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का ही प्रश्न पूछा गया है। और अगला प्रश्न है 1 घ के अंतर्गत, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है। और 1 अंगा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। और यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। और 2 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां अथवा पूछा जाए रीतिकाल की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो यह प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा। चाहे रीतिकाल हो, चाहे छायावादी युग हो, चाहे आधुनिक काल हो, या आदिकाल हो, या भक्ति काल हो, इनसे एक प्रश्न जरूर बनेगा विशेषता से संबंधित। इनकी विशेषताएं आपको रट लेनी है। और यहां पर प्रश्न संख्या 2 खा के अंतर्गत पूछा गया है, आधुनिक काल के किसी एक कवि और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। कवि का नाम लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहां पर इसके कितने नंबर आपको मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाते हैं। और यहां पर 2 गा के अंतर्गत प्रश्न फिर पूछा गया है, निम्न में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक के रचयिता का नाम लिखना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और यहां पर प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश 3 का दिया गया है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। और इस गद्यांश के नीचे यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या आ, प्रश्न संख्या बा और प्रश्न संख्या शा।
3 प्रश्न दिए गए हैं और आप जब तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। पहले प्रश्न के उत्तर में आपसे संदर्भ पूछा जाता है, आपको संदर्भ लिखना है, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा प्रश्न गद्यांश से रिलेटेड ही होता है जिसका उत्तर अधिकांश रूप से गद्यांश में ही मिल जाता है। और प्रश्न संख्या 3 खा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 खा जो कि अगला गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या आ, बा और सा। इन तीनों प्रश्नों का यदि आप उत्तर देंगे तो भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। कहने का अर्थ है कि प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 3 का और 3 खा 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहां से आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको यहाँ पर किसी एक की 4 का 4 खा 2 दिए होंगे आपके पेपर में भी, और आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना है। संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, व्याख्या के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर निर्धारित है और कुल आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना है। और तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह जो वन पथ पर का पद्यांश है, इस पद्यांश का आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सरल तरीके से मैंने संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य बताया है, आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 का के अंतर्गत जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से, यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं, यहाँ पर 3 कवि दिए गए हैं, आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी रचना का भी नाम लिखना है, तब आपको यहाँ भी 3 नंबर मिलते हैं। अर्थात आपको यहाँ गद्य खंड से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखकर उसकी रचना का नाम लिखना है और पद्य खंड यानी काव्य खंड से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम लिख देना है। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश आपसे पूछा जाएगा संस्कृत खंड का और जिसका आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। और यदि आप इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें, संदर्भ लिखें अथवा करके यहाँ पर पूछा गया है दूसरा गद्यांश, चाहे आप इस गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखें अथवा में जो पूछा गया है चाहे आप इस गद्यांश का संदर्भ अथवा हिंदी अनुवाद लिखें, दोनों के लिए आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, चाहे जो आप लिखें। और अगला प्रश्न है 7 का के अंतर्गत, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको पेपर में उसी श्लोक को लिखना है जो श्लोक आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 7 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत के, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। 8 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आप हास्य रस
अथवा करुण रस। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हास्य रस और करुण रस दोनों रसों से संबंधित परिभाषा और उसका सरल उदाहरण से संबंधित वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप हास्य अथवा करुण रस कोई एक रस की परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं। 8 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार तीनों अलंकारों से संबंधित वीडियो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आपको रटना नहीं पड़ेगा। वादा है आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको उपमा अलंकार हो, चाहे रूपक अलंकार हो अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस एक बार आप एकाग्र मन से वीडियो को देखिए। और उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार जब आप किसी एक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 गा के अंतर्गत है, रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण लिखकर उदाहरण भी दीजिए। तो सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, चाहे आप रोला छंद का लक्षण लिखें, चाहे आप सोरठा छंद का लक्षण लिखें। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित याद कर लें, क्योंकि रोला छंद का लक्षण और उसका उदाहरण बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको सोरठा छंद ही याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न 9 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। 9 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर 5 प्रत्यय दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, आपको यहां से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। और अगला प्रश्न 9 गा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 9 घा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। और तत्सम तद्भव से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगला प्रश्न है 9 अंगा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द से भी रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, इसके लिए 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 10 का के अंतर्गत, निम्न में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 में संधि करना है और संधि का नाम भी बताना है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्न शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, रमा या हरि, मत या नदी, आपको यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्न में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, निम्न में से किसी एक की धातु लिखना है, लकार लिखनी है, पुरुष तथा वचन बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक की धातु लकार पुरुष एवं वचन बताना है। प्रश्न संख्या 10 घा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं।
प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, अर्थात 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यह प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा और आपके जिले में जो भी खंड काव्य पढ़ने हैं तो या आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चाहे आपके जिले में तुमुल खंड काव्य हो तो तुमुल खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आपके जिले में करमवीर भारत का खंड काव्य निर्धारित है पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। और यदि आपके जिले में कर्ण खंड काव्य, अग्र पूजा खंड काव्य अथवा ज्योति जवाहर, मातृभूमि के लिए और मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य निर्धारित हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो ये था हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु मॉडल पेपर, जिससे आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा का जो पेपर होगा, मॉडल पेपर कैसा होगा। ऐसे इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। और आप यदि चाहते हैं कि मैं इस अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करवाऊं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे, मैं बहुत जल्द ही इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है और किस तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में लिखेंगे, साथ ही अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, ताकि आपको जो है अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सहभागिता निभाते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।